दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी बता दें कि एक गुड न्यूज है कि यूपी पुलिस की भर्ती सुनाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द आने वाली है। तो उसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाओ, चाहे वो सितंबर के लास्ट तक आए चाहे अक्टूबर में आए। आप तैयारी में जुट जाइए, आप अपनी तैयारी को बेहतर करें ताकि आने वाले समय में एग्जाम में आप कुछ बेहतर कर सको। उसके लिए अभी से आप सभी तैयारियों को अपनी मजबूत करो, अच्छे ढंग से तैयारी करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से क्लास को ले रहे होंगे और नोट्स तैयार कर रहे होंगे। देखो, जीता वही जो डरा नहीं। देखो, तैयारी कब की जाती है? अगर लोग कहते हैं जैसे वैकेंसी आ जाए, भर्ती आ जाए, तब तैयारी किया जाए। वैकेंसी आ जाती है तो तैयारी नहीं होती। तैयारी तो आप करेंगे, लेकिन तैयारी तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पहले से होती है। मान लो युद्ध हो गया, युद्ध शुरू होना है, 1 महीने बचे हैं, तो क्या करेंगे आप? युद्ध की तैयारी करेंगे? नहीं कर सकते ना। हाँ, तो अगर युद्ध लड़ना है तो उसके लिए पहले से आपको तैयार रहना चाहिए। अस्त्रों से, शस्त्रों से, हर चीज़ों से तैयार होना चाहिए। यहाँ हमारे पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं जिससे हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो वैकेंसियाँ होती हैं, ये समझो आप इनसे युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध की घोषणा हो गई है। आप सभी को तैयारी में जुट जाना चाहिए पहले से। आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आने वाले समय में जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयारी करेंगे। आप सभी को बता दें कि आज का समाज का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा समास कितने शब्दों से मिलकर बना, समास में क्या क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा कि समास कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं। तो एक के बारे में हमने पढ़ लिया है, अव्ययी भाव समास। आप दिखा दें कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। पहला पद अव्यय या पहला पद उपसर्ग या फिर पहचान होता है आप सभी को। हाँ, कि भर मिलेगा, निर्ल मिलेगा, अनु मिलेगा, पे मिलेगा, आ मिलेगा, प्रति मिलेगा, अधि मिलेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको शब्दों के पहले देखने को मिलेंगे। हमने कहा कि अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अव्यय होता है। तो इतने बारे बेसिक हो गए थे। फिर एक चीज और हमने बताया था आपको एक्स्ट्रा, जिसको आप रटते हो किताबों में, एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो, तो शब्द की आवृत्ति। एक शब्द जब 2 बार आ जाए तो समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया भी होगा। तो आगे चलते, देखो 2-3 मिनट बातचीत आप नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, और 2-3-4 मिनट में आपका कवर भी हो जाता है कि हाँ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे समास का पार्ट 2। पार्ट 2 से पहले कुछ चीजें जानेंगे। जैसे आपको 4-5 उदाहरण दिए थे, उनके बारे में देखेंगे कि विग्रह क्या होगा। फिर आगे चलेंगे अगले समास के प्रकार। चलो, हमने आपको दिया था एक शब्द प्रतिदिन। क्या दिया था? प्रतिदिन। हमने कहा इसका समास विग्रह क्या होगा। फिर एक दिया था यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, इसका समास विग्रह क्या होगा। फिर एक हमने शायद दिया था अकारण। अकारण का क्या होगा। और एक दिया था अनुसार। कौन सा?
अनुसार। चलो ये 4 हमने दिए थे। आज आपको एक और दे रहा हूं, लाजवाब। क्या? लाजवाब। बताओ, इन चारों में समास की अगर 5 की बात करें तो अव्ययभाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययभाव होगा। लेकिन अगर विग्रह की बात करें तो विग्रह क्या होगा? तो ध्यान से देखना, कह रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन। क्या होता है? हर एक दिन। प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन। समास विग्रह हो रहा है यथा सामर्थ्य। कह रहा है कि सामर्थ्य के अनुसार। क्या कह रहा है? सामर्थ्य के अनुसार। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपको कार्य करना। तो यथा सामर्थ्य का मतलब विग्रह क्या होगा? सामर्थ्य के अनुसार। फिर कह रहा है अकारण। अकारण का मतलब कह रहा है कि बिना कारण के। बिना कारण के। हमने कहा कारण कारण होता है, यदि किसी शब्द के आगे छोटा आ जाता है तो उसका मतलब होता है ना, मतलब नहीं। तो अकारण, बिना कारण का। फिर अनुसार, कह रहा है जैसा सार है वैसा। जैसा सार है वैसा। अनुसार, जैसा सार है वैसा। जैसा आपका कार्य है आप वैसा करेंगे। हमारा कार्य है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। आपका कार्य है पढ़ना, आप पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ते हो वो आपका जवाब है। लेकिन हम कहेंगे कि हमारा कार्य है पढ़ाना, हम तो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, 1-2 दिन बीच में क्लासें मिस्टेक हो रही हैं, कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं, कभी लाइट नहीं रहती है, कभी सिग्नल इशू हो जाते हैं, तो आपको क्लासेस नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हमें खेद है। तो आप आगे देखिए, लाजवाब। कह रहा है लाजवाब। हाँ, अब किसी दुकान पे जाते हो, होटल पे या रेस्टोरेंट में, कहीं भी जाते हो, क्या होता है कि आपको इतना अच्छा खाना मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, इतना स्वादिष्ट मिल जाता है कि आप वहाँ पर कहते हैं कि लाजवाब। कैसा भोजन है? लाजवाब भोजन है। तो लाजवाब तो कह देते हो, उसका अर्थ हुआ क्या हुआ? समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह क्या होगा? तो लाजवाब मतलब जिसका जवाब ना हो। जिसका जवाब ना हो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? लाजवाब। हाँ, कहते हैं पहली बार खाए ऐसा खाना, आज तक कभी खाया नहीं हो। जैसे गर्ल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी पानी पूरी खाने के यहाँ जाती हैं, गोलगप्पे वाले के यहाँ, तो गोलगप्पे वाले के यहाँ जाती हैं तो कहते हैं थोड़ा सा तीखा कम है, भैया और तीखा बनाओ। कभी कभी क्या होता है कि उनके मनपसंद का मिल जाता है, हम मनपसंद में वाह क्या लाजवाब गोलगप्पे खिलाया। तो वही लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, क्या हो जाएगा? लाजवाब। तो इतने आपको हमने एग्जाम्पल दिए थे, होमवर्क दिए घर के लिए। उम्मीद है आप सभी सही तोड़े होंगे, नहीं तोड़े हो हमने बता दिए। विग्रह क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, प्रति, फिर दिन, दोनों समस्त पद विग्रह। समास के 4 अंग, चाहे अंग पूछे, तत्व पूछे, अवयव पूछे, कितने बता देंगे? 4। समस्त पद, पूर्व पद, तत्पद और समास विग्रह। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा समास होगा। चलो आगे देखो, पढ़ेंगे द्वंद्व समास हुआ है। किसके? द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या हो? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। हाँ, अगर गांव की भाषा कहें तो झगड़ा होता है। द्वंद्व का मतलब झगड़ा। और झगड़ा किसके बीच होता है? 2 विपरीत के बीच होता है, 2 विरोधियों के बीच होता है। जैसे मैं हूं, मेरा कोई विरोधी है, हाँ, उससे बातचीत हो जाए, बहस हो जाए। अब बहस होती है तो आपको पता है झगड़ा हो जाता है। तो 2 विरोधियों के बीच क्या होगा? झगड़ा होगा। लेकिन
दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। क्या होंगे? पूरक होंगे। पूरक क्या होते हैं थोड़ा समझेंगे। पहले इसके बारे में सोचते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे। पहली बात, दोनों पद अपने आप में प्रधान होंगे। प्रधान क्या होता है? प्रधान का मतलब मुखिया। जैसे गांव की भाषा में आते हैं कि तुम्हारे गांव में क्या है? प्रधान कोई होता है, हमारे गांव में होता है। तो प्रधान का मतलब मुखिया। अब मुखिया वही होता है जो गांव की कायाकल्प को बदल दे। अच्छा गांव है तो बुरा बना दे, नाली टूट जाए उसको ना रिपेयर करे, माटी गिरवा दे, तो वो सब होते हैं। तो कुछ प्रधान अच्छे होते हैं, कुछ इसके चक्कर पड़ जाते हैं, तो वो अलग की बात है। लेकिन प्रधान का मतलब मुखिया, पूरे ग्राम सभा का मुखिया। वो ऐसे कह रहा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। अब दोनों पद प्रधान होंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे। एक ग्राम सभा में दो प्रधान हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोनों आपस में कहेंगे ऐसा है, ऐसे होना चाहिए कामों का, नहीं ऐसे होना चाहिए, तो लड़ाई की स्थिति आ जाती है, द्वंद्व की स्थिति आ जाती है। तो वही दोनों पद प्रधान। फिर आगे देखेंगे, दोनों पद प्रधान तो होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पूरक क्या होते हैं? जैसे हम कह दूं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए या मनुष्य के लिए हवा और पानी दोनों जरूरी है। तो हवा और पानी मनुष्य के क्या है? पूरक है। क्या आपको अगर बोल दिया जाए सिर्फ और सिर्फ हवा लीजिए, तो क्या आप हवा से केवल जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं हवा नहीं देंगे, पानी देंगे, तो क्या आप जीवित हो सकते हो? तो कुछ देर रहोगे, उसके बाद निपट जाओगे। तो देखो, तो जैसे मनुष्य के लिए हवा और पानी जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे यहाँ भी होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। विपरीत भी हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं। देखो, जैसे दिन और रात होना है, अगर दिन होगा तो रात तो होनी ही होनी है, अगर दिन होगा तो रात तो होनी ही होनी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे द्वंद्व समास की परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो समझना, परिभाषा क्या होगा कि इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं दोनों पदों को मिलाते समय, ध्यान रखना इस बात को, एवं दोनों पदों को मिलाते समय, दोनों पदों को मिलाते समय, यही पे ध्यान दे रहा है, मिलाते समय और एवं अथवा आदि का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। दोनों पदों को मिलाते समय और एवं अथवा आदि का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है अर्थात गायब हो जाते हैं। तो इन सब की जगह क्या आ जाता है? योजक चिन्ह। क्या आ जाता है? योजक चिन्ह। अब हर जिस भी शब्द में, सभी में नहीं होगा, योजक चिन्ह देखते ही लोग क्या करते हैं? द्वंद्व समास लगा देते हैं। हाँ, लगा सकते हो, वो आपकी किस्मत की बात है। लेकिन हमने बताया कि 90% सही होते हैं, 10% नहीं होते हैं। हमने आपको अब में दिखा दिया है, आगे और भी समास दिखाएंगे।
तो ये कहने की बात है कि सदैव योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास होगा, ये आप भ्रम में मत पड़िए। आपको कोई बता भी रहा है कि योजक चिन्ह देखते ही कौन सा लगा देना, द्वंद्व, तो आप चक्कर मत पड़िएगा। आपको थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है, जो हम बता रहे हैं तो करना। योजक चिन्ह होगा और एवं अथवा का लोप होगा, तो अगर योजक चिन्ह लगा है तो मतलब इन तीनों में से कोई अर्थ निकलेगा। कितनी बातें हो गई, द्वंद्व समास के बारे में और आते हैं, थोड़ा सा परिभाषा हो गई, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इनके बारे में हो गया। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? अगर द्वंद्व समास की प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, थोड़ा ध्यान से समझना। एसआई वगैरह, टेट, सुपर टेट वगैरह कुछ ले जाते हैं तो समझना, हो सकता है कभी पुलिस वाले पूछ ले। द्वंद्व समास 3 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा है? इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा समाहार, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। कब इतरेतर होगा, कब वैकल्पिक होगा, कब समाहार होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है इतरेतर, वैकल्पिक और द्वंद्व। तो देखो, इतरेतर में और छिपा, इतरेतर में क्या मिलेगा? और मिलेगा या फिर तथा, और मिलेगा या फिर तथा। वैकल्पिक में क्या मिलेगा? अथवा या, अथवा या, इन दोनों में से कुछ एक मिलेगा। इतरेतर में अथवा या। समाहार द्वंद्व समास में क्या मिलेगा? समाहार में मिलेगा जैसा। क्या मिलेगा? जैसा। जैसा क्या होता है अभी बात करेंगे। इन दोनों का मिश्रण भी इसी में होगा। द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व कहता है कि या तो और होगा या तो तथा होगा। देखिए वैकल्पिक कहता है कि आपके पास विकल्प है, या तो ये वाला कर लो या तो वो वाला। लेकिन समाहार दोनों की बात करेगा जैसा, कहीं कहीं जैसा मिल जाएगा वो भी हो जाएगा। लेकिन समाहार समूह की बात करेगा। किसकी बात करेगा? समूह की बात करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। समाहार द्वंद्व समास समूह की बात करेगा, 1-2 की बात नहीं करेगा, पूरे वो समूह की बात करेगा। उनके बारे में देखेंगे तो पहले ही हेडिंग लगा लेंगे, पहली हेडिंग लगाएंगे इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? पहली हेडिंग होगी इतरेतर इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर हमने पहचान बता दिया कि इसमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और तथा। लिखेंगे जहां दोनों पद और शब्द से जुड़े हों, परिभाषा, जहां दोनों पद और शब्द से, और शब्द से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। देखो समास पहले बात करेगा तो आपको बताना है द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व में आते हैं तो द्वंद्व में 3 प्रकार होते हैं, तीनों को अलग अलग ध्यान देंगे। और होगा तो कौन सा? इतरेतर। अथवा होगा तो वैकल्पिक। समूह की बात करेगा तो समाहार। इतनी बातें समझ जाएंगे। तो इतरेतर समास कहा है जहां दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं वहां पर समास कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे, जैसे देखो, जैसे अन्न जल,
जैसे अन्न जल, अन्न जल। हमने बताया आपको दोनों पद प्रधान होंगे, अन्न अपने में प्रधान है, जल अपने में प्रधान है। दोनों के बीच और, एवं, अथवा, तथा, या इन सब का लोप हो जाता है तो लोप की जगह किसका चिन्ह आ जाता है? योजक का। किसका आ जाता है? योजक का। तो योजक चिन्ह प्रायः ज्यादातर आपको द्वंद्व समास में मिलेगा, 30% इधर उधर मिलेंगे। उनको देखो, उनको बता दिए। तो योजक चिन्ह में क्या? दोनों विपरीत, अन्न जल दोनों प्रधान, किसी का कोई मेल नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अन्न खाते हैं तो जल तो पीना ही पड़ेगा। बता दिए कि मनुष्य के लिए जैसे हवा और पानी की जरूरत है, वैसे द्वंद्व समास में एक दूसरे की जरूरत है, दोनों पूरक होंगे। तो अन्न जल, विग्रह क्या होगा? अन्न और जल। और क्या देंगे? देखो क्या बोलते हैं, लोटा डोर, लोटा डोर, लोटा और डोर, डोर मतलब रस्सी। हाँ, पहले के जमाने में कुएं में पानी भरते तो मटके से, बड़ा बड़ा मिट्टी का मटका होता था, उसमें डोर बांधकर उससे पानी भरा करते थे। तो वो उसको क्या बोलते थे? लोटा डोर। तो लोटा और डोर। आजकल तो प्लास्टिक की है कि स्टील की सबकी बाल्टियां आ गई हैं, रस्सी में बांधो पानी निकाल। हाँ, कुएं में ज़्यादातर कौन पानी भरता है? सब तो अपने अपने घर में के बाहर हैंडपम्प लगवा लिए। चलो, तो लोटा डोर, आग पानी, आग और पानी, सीताराम, सीता राम, दोनों एक दूसरे पूरक है नहीं, दोनों विपरीत हैं। ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलो, हवा पानी, हवा पानी, इतनी बातें समझ में आ गई। ये सब किसके उदाहरण हैं? इतरेतर द्वंद्व के। द्वंद्व के हैं कि द्वंद्व में इतरेतर है। फिर आगे चलते हैं, आते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। किसमें? वैकल्पिक। दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प, और आपके सामने विकल्प हो तो जहां दोनों पद अथवा शब्द से जुड़े होते हैं वहां पर समास कौन सा होगा? समझना, दोनों पद, जहां दोनों पद अथवा शब्द से, किससे? अथवा शब्द से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, वहां पर समास कौन सा होगा? वैकल्पिक का। चलो, जैसे हाई स्कूल का पेपर देते हैं तो एक ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक ऊपर लिखा होता है, ऊपर के बाद लिखा होता है नीचे अथवा, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। तो चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो, उसी को कहते हैं अथवा या फिर या। बात समझ आ गई? जैसे उदाहरण देखो, पाप पुण्य, पाप पुण्य। तो पाप अथवा पुण्य, आप दो में से एक कर सकते हैं, चाहे आप पाप करो चाहे पुण्य। तो आजकल में पुण्य कौन करता है? पुण्य बहुत ही कम लोग करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। उम्मीद है कोई दिल पे मत लेना। चलो आगे बढ़ो, जैसे पाप पुण्य, देवासुर, देवासुर। अब कहेंगे कि इसमें योजक चिन्ह है, ये नहीं है। हाँ, योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन अगर तोड़ेंगे तो आ रहा है देव असुर। तो देव और असुर, असुर मतलब राक्षस, देव मतलब देवता, भगवान। तो इतनी बात हो जाएगी कि देवासुर में कौन समास है? तो देव और असुर, देव अथवा असुर समास की बात करेगा तो द्वंद्व समास। द्वंद्व में कौन सा? वैकल्पिक। आप चाहे देव के पास चले जाओ चाहे असुरों के पास चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। चलो, रात दिन, रात दिन, रात दिन। तो चाहे रात चाहे दिन, दो में से एक ही होंगे, दोनों साथ तो हो सकते। ठीक, लाभ हानि,
लाभ हानि, लाभ और हानि। चलो फिर देखो धर्माधर्म, योजक नहीं मिला, लेकिन तोड़ेंगे तो आएगा धर्म और अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। तो धर्माधर्म में कौन सा है? धर्म और अधर्म। हवा पानी, हवा और पानी था, लेकिन आग पानी, तो आग हो चाहे पानी हो, दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक, अब आते हैं तीसरे समास पर। तीसरा प्रकार कौन सा है? समाहार। तीसरा है समाहार। हमने कहा ये समूह की बात करेगा। समाहार द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? जहां दोनों पद उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, जहां दोनों पदों से, जहां दोनों पदों से उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, वहां पर समास कौन सा होता है? समाहार। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास। अब सोचो थोड़ा सा, जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास रुपया पैसा है, या आपके पास रुपया पैसा है। चलो हमारे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकता है, आपके पास भी नहीं है। चलो इसे मुकेश अंबानी की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के पास बहुत रुपया पैसा है। क्या है? बहुत रुपया पैसा है। तो रुपया पैसा तो है, तो क्या केवल रुपया और पैसा ही है? नहीं, तो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ऐशो आराम है, बहुत सारे हैं, हर चीजें हैं, संपत्ति है, धन दौलत है। तो रुपया पैसा, केवल रुपया और पैसे की बात नहीं कर रहा है, वो रुपये पैसे से जितनी भी चीजें जो भी होती हैं, उन पूरे समूह के सभी पदों की बात कर रहा है कि रुपया पैसा में समास कौन सा है। तो आपका जवाब आएगा पहले द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व में पूछेगा तो द्वंद्व में कौन सा? समाहार का। इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, आगे क्या? रुपया पैसा हो गया। अगर मैं कह दूं कि घास फूस, घास फूस, तो क्या घास फूस से केवल घासें आएंगी? नहीं, साग सब्जी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो घास फूस से सभी समूह की बातें हो रही हैं। आगे मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत से क्या? थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा बहुत मतलब सब कुछ, थोड़ा थोड़ा जितने भी चीजें हैं, सभी समस्त पदों का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, अगर कहते हैं मारपीट, मारपीट, मारपीट खत्म नहीं, मारपीट लोग बहुत तरीके होते हैं। तो जितने भी मारपीट में रहेंगे ना, कुछ भी हो सकता है, लाठी डंडे से हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? यही। अगर क्या धन दौलत, क्या बोले? धन दौलत, धन दौलत, क्या धन और दौलत की बात कर रहा है? नहीं, धन दौलत का मतलब कह रहा है कि संपूर्ण संपत्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संपूर्ण संपत्ति की बात कर रहा है। अगर बात करें कि आपको एक उदाहरण दें, रुपया पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, हाँ चलो दाल भात, दाल भात, बताओ दाल भात में कौन समास है? तो आपको दाल भात केवल, हाँ इसी से लोग बना दे रहे हैं। दाल रोटी, तो क्या आपको लग रहा है दाल और रोटी केवल? नहीं, संपूर्ण भोजन की बात कर रहा है, दाल रोटी लाओ, अर्थात संपूर्ण भोजन की बात कर रहा है कि जो जो आप बना के रखे हैं, दाल सब्जी चावल रोटी कुछ भी, वो संपूर्ण भोजन की बात कर रहा है। तो संपूर्ण की बात कर रहा है तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व समास। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं अगला समास। उम्मीद है आप सभी को द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आया होगा।
अब आते हैं द्वंद्व के बाद बहुव्रीहि। कौन कहते हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा? दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे। क्या होंगे? अप्रधान होंगे। अप्रधान का मतलब गौण, उन दोनों का कोई महत्व ही नहीं होगा। अभी द्वंद्व में क्या हुआ था? दोनों का अपना अपना महत्व हो रहा था, अभी इन दोनों का कोई महत्व नहीं होगा। दोनों का कोई महत्व नहीं होगा तो कोई तीसरा जरूर आएगा, कोई तीसरा जरूर आएगा। तो तीसरा समास मतलब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा? दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों के अलावा कोई तीसरा होगा, अर्थात तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा जी। अब देखो कैसे तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे हम कहें कि निशाचर, क्या बोले? उदाहरण है निशाचर। अब निशाचर का विग्रह करेंगे तो कह रहा है कि निशा में आचरण, आचरण का मतलब घूमने वाले, निशा में आचरण करने वाले, आचरण का मतलब क्या कह रहा है? कि घूमने वाले। तो निशा मतलब रात, निशा का मतलब रात्रि। तो रात में घूमने वाले क्या होते हैं? तो जो रात्र में घूमते हैं उन्हें कहते हैं निशाचर, अर्थात राक्षस। अर्थात क्या बोलते हैं? राक्षस। हाँ, आश्रय में से कुछ होंगे जो रातों को घूमते होंगे, तो आदमी नहीं क्या है? राक्षस है। रात बनी किस लिए? सोने की। इसलिए बनी है सोने के लिए। तो सो आराम से, हाँ पहले का आराम से सो। रात में घूमने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर घूमते हो तो निशाचर हो। क्या हो? निशाचर हो, मतलब निशा में यात्रा करने वाले अर्थात घूमने वाले कौन है? राक्षस। तो इन दोनों को देखो, एक है निशा, दूसरा है आचरण। निशा और आचरण दो पद है, लेकिन दोनों का कोई मतलब नहीं निकला, कोई तीसरा अर्थ आ गया, राक्षस। इतनी बातें समझ में आई? चलो, जैसे देवराज। देवराज तो कह रहा है कि देवों में है जो राजा, देवों में है जो राजा, अर्थात तीसरा अर्थ इंद्र, अर्थात तीसरा अर्थ इंद्र। इनको तुम विग्रह करना। अब तुमको हम दे रहे हैं सवाल। क्या दे रहे हैं? सवाल। इनको दे रहे हैं हटा, उसके बाद देते हैं तुमको सवाल। चलो, अब तुमको घर से करके आना है सवाल। हमने कहा निशाचर, देवराज हो गया। लिखो शैल नंदिनी। क्या लिखेंगे? शैल नंदिनी। तो सबके लिए घर के लिए होमवर्क है, शैल नंदिनी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि जितने भी पढ़ें सब कुछ समझ में आता जाए, याद होता जाए, कॉन्सेप्ट बैठता जाए। नहीं तो एक साथ एक ही वीडियो में मर्ज कर दे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। शैल नंदिनी, गिरिधर, गिरिधर, श्रीश। श्रीश में कौन सा समास है? दीनानाथ, दीनानाथ। हाँ, मयूरवाहन, मयूरवाहन। फिर आ जाओ गिरजा। हाँ, गिरजा। और आ जाओ घनश्याम, घनश्याम। कमल नयन, कमल नयन। हाँ, पीतांबरधारी, पीतांबरधारी। देखो कमल नयन हमने तत्पुरुष में कर्मधारय में लिखाया है। हाँ, वहां पे वह कमल के समान नयन, लेकिन यहां जब तोड़ेंगे तो कहेंगे कि कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात तीसरा राम या फिर विष्णु, राधे राम।
कि कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात राम या विष्णु। उसके बाद कमल नयन हो गया। और दे दें, बोलो, हाँ लिख लो, वाग्देवी, वाग्देवी, हाँ वाग्देवी हो गया। वाचस्पति, वाचस्पति, ये भी एग्जाम में आया है। तो जितने लिखा रहे हैं आपको, ये सब क्या है, सब सवाल आए हैं। एक और लिख लो, कुसुम सर, कुसुम सर, इनका समास विग्रह करके आपको आना है, कमेंट बॉक्स में छाप भी देना है। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, हमें लगता है आप लोगों को आता ही नहीं। आप लोग दिखाओ कि हमारे अंदर में टैलेंट है, हमें भी आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज हमने द्वंद्व समास पढ़ा, द्वंद्व समास के कितने प्रकार उनको पढ़ा, फिर हमने पढ़े बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है उनके बारे में जाना, क्या क्या कैसे होता है उनको जाना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगला वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, जो होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु से होगा। अगली क्लास में हम तीनों को कवर कर लेंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताएं कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी। और जो भी आपको होमवर्क दिए जाते हैं इसको आप अभी प्रैक्टिस करो। फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें 100 से 200 क्वेश्चनों के बीच होंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनको परिभाषित करेंगे, व्याख्या भी करेंगे उनमें कि कौन से किसमें क्या समास है, क्या क्या कैसे होता है। दोस्तों, आप अपने सभी साथियों को शेयर करो, एक बार उनसे निवेदन करो कि एक बार यहाँ क्लास करके देखें, क्लास कैसी लगती है, समझ में आता है या नहीं आता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना है, वनडे एग्जाम में आपको इससे बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। उम्मीद बना के रखना, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद ही नहीं करोगे या हम उम्मीद आप पर ना करें, क्या बिना उम्मीद के कुछ हो सकता है? आप यह उम्मीद लगा के एग्जाम में जाते हो कि उम्मीद है कि इस बार क्वालिफाई हो। उम्मीद ही सबसे बड़ा हथियार है इंसान का। अगर उम्मीद खो बैठो, विश्वास खो बैठो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।